Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we have covered all the poems of class 12th in just one short video. So without wasting the time, let's discuss the first poem. So in this video we are going to discuss your Flamingo book poem number 1, which is My Mother at 66 की पूरी हम यहाँ पे समरी देखेंगे फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली तो आपको यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस द पोएम माई मदर एट 66। इस पोएम की पोएट कौन है? कमला दास है। कमला दास जी का जन्म मालबार केरला में हुआ था। इनका जो निक नेम है उनको माधवी कुटी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये केरला में बोर्न हुए थे, इसके लिए इनका नाम यह निक नेम है। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर है और इन्होंने जो भी पोएम या स्टोरी लिखी है उसमें इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से दर्शाया है। तो उसी की एक एग्जांपल है माय मदर एट 66। तो इसमें क्या है पोएम में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा है कमला दास ने अफेक्शन किसका? डॉटर का फॉर हर एज्ड मदर के लिए, मतलब लगाव क्या है बेटी का उनकी एज्ड मदर के लिए। सो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed and open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized that with pain that she was as old as she looked, but soon put thought away. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई होम टू कोचिन। अब यहाँ पे कोचिन से मतलब वो कोचिंग नहीं है जहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे कोचिन एक प्लेस है जो कि केरला में एक जगह है, वहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि एक फ्राइडे मॉर्निंग जो पोएट है वो जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे? विथ हर 66 ईयर ओल्ड मदर के साथ जा रहे थे एक फ्राइडे की मॉर्निंग में। मतलब फ्राइडे मॉर्निंग है और वो कहाँ पे जा रहे हैं? एयरपोर्ट में बैठ के जा रहे हैं टू कैच करने के लिए फ़्लाइट उनकी कोचिन में। फिर आगे हमें बोल रहे हैं व्हेन द पोएट लुक्स एट हर मदर, मतलब जब पोएट जो है वो अपनी मदर के फेस पर जब देख रही है तो वो अपनी क्या मदर को क्या फाइंड कर रही है? डूजिंग मतलब शॉर्ट स्लीप। जब आपने देखा होगा जब एज हो जाती है तो जो लोगों ने वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं विथ हर माउथ ओपन। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो मदर है पोएट की वो भी डोज कर रही है, मतलब शॉर्ट स्लीप कर रही है विथ हर माउथ ओपन। और जब जो पोएट है वो उनका फेस देख रहे हैं, हर फेस एशन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, तो उनका जो फेस है वो पूरा पेल दिख रहा है। पेल मतलब कलरलेस दिख रहा है एंड वो डेड की तरह दिख रही है, मतलब डेड बॉडी की तरह दिख रही है। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी की तरह दिख रही है। तो जब मतलब यहाँ पे उनकी मदर को बताया गया कि जब अपनी पोएट ने अपनी मदर को देखा तो उन्होंने उनको क्या पाया? शॉर्ट स्लीप करते हुए विथ हर माउथ ओपन एंड हर फेस लुक्स लाइक अ पेल, और वो कैसी दिख रही है? लाइक अ डेड बॉडी। तो ये नेगेटिव थॉट जो है पोएट को आया व्हेन शी सीज हर मदर, जब उन्होंने अपनी मदर को देखा। बट इतना नेगेटिव थॉट जो पोएट है उनके हर्ट में पेन क्रिएट करता है और वो सोचती है कि दैट हर मदर एंड इज़ नियर, उनका जो मदर का एंड है वो नियर है एंड शी डाइड एनी मोमेंट, और वो मर सकती है किसी भी मोमेंट पर। तो बट इतना नेगेटिव थॉट उन्होंने अपने माइंड से अवे कर दिया, क्योंकि ये इतना नेगेटिव थॉट वो सोचेंगे अपनी मदर के लिए तो ये अच्छा नहीं है ना, इसके लिए उन्होंने ये थॉट अपने माइंड से अवे कर दिया। आगे देखते हैं। And looked out at young trees sprinting, the merry children smiling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter moon and felt that old, familiar ashe, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile and smile. तो यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं कि उन्होंने पहले वाले स्टेंजा में बताया कि उन्होंने ये नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से अवे कर दिया, दूर कर दिया। तो फिर अब वो कार में बैठे हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जा रहे हैं वो, तो कार में बैठे हुए। तो वो कार के आउटसाइड देखते हैं तो क्या देखती है कमला दास जी देखती है ट्रीज़ आर रनिंग सो फास्ट, कि जो ट्रीज़ है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग ही होता है कि ट्रीज़ जो है बहुत ही तेज दौड़ रहे हैं। और लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपने घर से आ रहे हैं मैरीली मतलब हैप्पीली आ रहे हैं। तो यहाँ पे डीप कॉन्ट्रास्ट
कॉन्ट्रास्ट करा गया है विथ हर पेल लुकिंग मदर की। एक तरफ तो उनकी मदर जो है बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, कॉर्प्स बॉडी की तरह दिख रही है, और यहाँ पे ये दो चीज़, ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रंस, यहाँ पे सबसे पहले ट्रीज को पर्सोनिफाई करा गया है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें हम एक नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को, प्लांट को एज ए ह्यूमन कैरेक्टर दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस होता है। तो यहाँ पे ट्रीज को पर्सोनिफाई करा गया है। तो मैं बता रहा हूँ तुमको कि ट्रीज जो कि इतने हैप्पी है और जो मैरी चिल्ड्रन जो कि कितने एक्टिव है, ये एक्टिव से एक मदर को यहाँ पे पोएट ने कंपेयर करा है जो कि बिल्कुल कॉर्प्स बॉडी की तरह, डेड बॉडी की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डीप कॉन्ट्रास्ट करा गया है विथ हर पेल लुकिंग मदर। आगे जो है पोएट बताते हैं कि जब वो फाइनली रीच हो जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनको सिक्योरिटी चेक करती है, और सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो एक बार फिर अपनी मदर की तरफ देखते हैं। तो वापस से जो पोएटेस है वो क्या मदर को फाइंड करते हैं विथ हर पेल लुकिंग फेस। उनका जो फेस है वो पूरा पेल है, कलरलेस है। वैन का मतलब कलरलेस ही होता है। और फिर अब ये पेल लुकिंग फेस को जो पोएटेस है वो कंपेयर करती विद द हेजी मून दैट अपीयर्स इन द लेट विंटर। मतलब हेजी मून मतलब आप बोल सकते हो धुंधला मून, जो कि लेट विंटर मून जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा ठंड के मौसम में जो मून होता है वो पूरा कैसा धुंध से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो पोएटिस की मदर का फेस है वो भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, कोई शाइन नहीं है उसमें, क्योंकि जब विंटर का मून होता है उसमें भी कोई शाइन नहीं रहती है। डेट्स वाई यहाँ पे लेजी हेजी मून से कंपेयर करा गया है, लेजी नहीं सॉरी हेजी मून से कंपेयर करा गया है। तो जब ये देखती है तो उनको अपना पेन जो है, पेन ऑफ सेपरेशन, वो उनको बहुत फील होता है, और वो उनको अपना चाइल्डहुड फियर याद आ जाता है, क्योंकि अब उनकी मदर क्या है, डाइड हो सकती एनी मोमेंट पर, उनको केयर और हेल्प की ज़रूरत है। तो उनको अपना चाइल्डहुड फियर याद आ जाता है पोएटिस को, कि जैसे ही बचपन में कभी पोएटिस ने अपनी मम्मी को इधर उधर खो गई होंगी पोएटिस, तो उनको वापस ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी चाइल्डहुड फियर उनको याद आ रहा है कि मैं अपनी मदर को खो ना दूँ। बट फिर भी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करती है और वो स्माइल करती है और बोलती है सी यू सून अम्मा। अम्मा यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये केरला से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे मदर को एज अ अम्मा कहा जाता है। एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और वो स्माइल करती है और होप करती है कि मैं अगेन मिलूंगी। अब यहाँ पे स्माइल तीन चीज़ों को बता रही है। पहला तो रियलाइजेशन, कि जो मदर, ये जो पोएटेस है उन्होंने रियलाइज़ करा कि हाँ उनकी मदर बहुत ओल्ड हो गई, बट फिर भी उन्होंने इस थॉट को अपने माइंड से अवे करा और ब्रेव बनी। और थर्ड, वो होप कर रही है कि वो अपनी मदर को नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगी। तो यहाँ पे ये पोएम पूरी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि तुमको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक पोएम नंबर 3 विच इज़ कीपिंग क्वाइट। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको ये पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी फॉर योर एग्ज़ाम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस द पोएम। इंट्रोडक्शन टू पोएम। तो सबसे पहले तो ये एक एंटी वॉर पोएम है। एंटी वॉर पोएम मतलब वॉर को ख़त्म कर देने वाली है, एक नॉन वायलेंस पर बेस्ड पोएम है जो कि पैब्लो नरोडा ने दी है। किसने? पैब्लो नरोडा ने। अब पैब्लो नरोडा का जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है लिटरेचर के लिए इन ईयर 1971 में। तो ये जो पोएम है ये पूरी किसके ऊपर बेस्ड है नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। किसकी कितनी ज़रूरत है, हमें किसकी कितनी ज़रूरत है? इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप कह सकते हो सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस मतलब अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें खुद को एनालिसिस करने की, सेल्फ एनालिसिस की कितनी ज़रूरत है, ये पोएम उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये इंट्रोडक्शन पोएम हो गया कि, और इसमें जो पोएट है पैब्लो नरोडा ये बहुत ही डीपली मूव्ड हुए, आप बोल सकते हो प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए? वॉयलेंस से। वॉयलेंस मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा है उससे। क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल मतलब कोई भी दया नहीं है, कोई भी काइंडनेस नहीं है टुवर्ड्स एनिमल। एंड प्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर मतलब दुर्दशा, हाथ से काम करने वालों वर्कर्स की दुर्दशा से जो पोएट है वो थी डीपली प्रभावित हुए हैं। तो इस पोएम में यही सब चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। तो क्या है पोएम में, देखते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's
not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. सबसे पहले तो यहाँ पे जो पोएम है वो शुरू हो रही है, जिसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं अब 12 तक काउंट करूँगा। अब वो 12 यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया है, वो 12 हावर्स भी हो सकते हैं, वो 12 मंथ भी हो सकते हैं, या वो 12 तक गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गिनती भी हो सकती है। तो यहाँ पे 12 कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है, बस पोएट बोल रहे हैं कि वो 12 तक अब काउंट करेंगे और आप सबको शांत हो जाना है, क्वाइट हो जाना है, स्टिल हो जाना है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देना, मतलब छोड़ देना है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वो भी छोड़ देना है, अगर आप मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रहे हो तो आपको वो भी छोड़ देना है, अगर आप बातचीत कर रहे हो तो आपको वो भी छोड़ देना, मतलब आपको आपकी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देना है जब तक पोएट 12 तक गिनेंगे। जब तक ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखते हैं आगे। पोएट ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम ऐसा कर देंगे तो ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब एक ऐसा रेयर मोमेंट होगा या ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। क्यों हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि इसमें ना तो कोई रश होगा, मतलब कोई भी भीड़ भड़क्का नहीं होगा, कोई कार, कोई ट्रेन, कोई मशीन मूव नहीं कर रही होगी, और जो पीपल है वो अपने डिफरेंस को भूल जाएंगे, फॉरगेट कर जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, मतलब कोई भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात नहीं करेगा। अगर अपन इंडिया के तो अपन हिंदी में बात कर सकते हैं, तमिल में, मराठी में, एंड सो मेनी लैंग्वेजेस। एंड अगर अपन फ्रांस में रह रहे होते तो फ्रेंच में बात करते, जर्मनी के लोगों जर्मन में बात करेंगे। तो ऐसे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते। तो अगर हम सब साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे कुछ देर के लिए, तो हम डिफरेंट लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और सबके बीच में जो डिफरेंस है वो अपन भूल जाएंगे, और सबके बीच में लैंग्वेज होगी यूनिटी की, साइलेंस की। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं पोएट, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, मतलब रुक जाओ, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, अगर आप रुक जाओगे तो आपके आर्म्स भी रुक जाएंगे। आर्म्स यहाँ पे है आपकी बाहें, पहला तो आर्म्स का मतलब है आपकी बाहें, जो भी आपकी बाहें है वो रुक जाएंगी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। एंड दूसरा जो आर्म्स का मतलब है वो यहाँ पे है वेपन्स मतलब हथियार। अगर सोल्जर किसी को मार रहे हैं तो वो लाइफ भी मरने से बच जाएगी। तो यहाँ पे यही पोएट बता रहे हैं कि अगर आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ 1 सेकेंड के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो उससे बस रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, क्योंकि इससे किसी को भी हार्म नहीं होगा। अब हार्म कैसे नहीं होगा, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो फिशरमैन से वो वेल्स को मारे नहीं, किल नहीं करे। क्यों किल नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे पोएट ये चाहते कि उनको किल नहीं करे, क्योंकि अगर जो फिशरमैन से वो भी रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो कोई हार्म नहीं होगा, किसको, एक्वाटिक लाइफ को कोई हार्म नहीं होगा। एंड जो मेन जो कि गैदर कर रहे हैं सॉल्ट को, उन्हें भी वक्त मिलेगा अपने ब्लीडिंग हैंड्स को देखने के लिए। ब्लीडिंग हैंड मतलब जो खून से भरे हुए हाथ है वो, क्योंकि जब जो मेन गैदर करता है सॉल्ट को, जो सॉल्ट गैदरर होते हैं उनके जब गैदर करते समय सॉल्ट को, उनके जो हाथ है वो पूरे खून से भर जाते हैं, पूरे खून से सन जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा वक्त मिलेगा अपने टाइम को, अपने हाथ को देखने का, क्योंकि वो थोड़ी देर रुक जाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा महसूस होएगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ कैसे भर गए हैं खून से। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो पोएट है बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, शांत हो जाओ। अब शांत हो जाएंगे तो हमें हमारे खुद को सेल्फ एनालिसिस करने का वक्त मिलेगा और हम कोई भी डिफरेंट नहीं रहेंगे, हम सब यूनिटी में रहेंगे। हमारी जो सारी लैंग्वेज है वो भी सारी एक ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Those who prepare green wars with the gas, wars with the fire, victory with no survivors, would put on the clean clothes and walk about their
with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a hug silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the डेथ। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं ग्रीन वॉर मतलब जो हम पेड़ को, हमारी जो लड़ाई है किसके साथ, पेड़ के साथ लड़ाई से मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, किसके साथ हम बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो पेड़ों को नुकसान पहुँच रहा है क्योंकि हम पेड़ को काट के बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। जो भी वॉर से गैस के साथ, जो मतलब इन्वायरमेंट को जो भी हार्म हो रहा है, जो भी हम फैक्ट्री लगा रहे हैं उससे, या जो भी वार से फायर के साथ जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी विक्ट्री तो हो रही है, मतलब हमने पेड़ को काट कर हमारी बिल्डिंग तो खड़ी कर ली, बट इसमें हमारी ही हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों सर्वाइव नहीं, हम मतलब जीत कर भी हार जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब मैंने सपोज पेड़ को काट कर बिल्डिंग खड़ी कर ली, बट पेड़ जो ऑक्सीजन देता था वो तो नहीं, तो मैं तो जीत कर भी हार गया। तो यहाँ पे यही पोएट कह रहे कि अगर आप ग्रीन वॉर्स के साथ या वॉर्स विद द गैस से आप विक्ट्री तो जीत जाओगे, बट आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मतलब आप जीत कर भी हार जाओगे। एंड जो ब्रदर्स, जो आप बोल सकते हो सोल्जर्स जो कि मार रहे हैं किसको, दुश्मनों को ही, ऐसे उनको मान के कि वो उनका दुश्मन है और जो किल कर रहे हैं, तो उससे वो तो मार रहे दुश्मन, बाकी इस तरह से ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो तो किल हो गया, बाकी ऐसे ह्यूमैनिटी को तो नुकसान पहुंच, तो आप जीत कर भी हार रहे हो। यहाँ पे पोएट ये बता रहे थे आपको 2 मिनट शांत रहना है, ठहर जाना है। बट यहाँ पे पोएट ये भी कह रहे कि आपका पूरा शांत रह के ठहर जाने से यह मतलब नहीं है, स्टिल होने से, कि आप टोटली इनएक्टिविटी हो जाओ। इनएक्टिविटी मतलब जैसा डेथ इंसान होता है पूरा शांत ऐसा माहौल हो जाए, यहाँ पे ये मतलब भी नहीं है। यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर है वो लाइफ, एक्शन जो है वो लाइफ का इंडिकेटर है, और जो इनएक्शन है वो डेथ का इंडिकेटर है। मतलब वो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप दूर कर दो, पुट कर दो एंड टू वायलेंस, मतलब आप वायलेंस को ख़त्म कर दो, एंड आप समय दो, किसको समय दो, कि आप ऊपर उठ सको, कि आप जो भी जो भी रेस हो रही है पावर्स के लिए या वेल्थ के लिए, मतलब जो भी पैसों के लिए लोगों ने इधर उधर भाग रहे, उससे उठकर सोचो और उनको दूर करने के लिए समय दो, और अगर आप इनको समय दोगे तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट होगा। और पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हैप्पी हो जो भी आपने अचीव करा उनके लिए, कि और सेलिब्रेट करो। सपोज आपने कुछ भी आज अचीव करा तो उसके लिए हैप्पी हो और सेलिब्रेट लो, क्योंकि आप सेलिब्रेट करोगे, अगर आप थोड़ी देर शांत रहोगे तो आप सोचोगे कि मैंने ये अचीव करा, तो उसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे। और पोएट ये भी कह रहे हैं कि आप ओवरकम करो, कि जो फियर है डेथ का, कि आप सोच रहे हो कि अब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मरने से पहले बच्चे को पूरा सेटल कर दे, तो जो फियर है तो उसको सब दूर करो, तो भी जो फियर है उनको दूर करो, डेथ के फियर को दूर करो, एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए रिलैक्स हो। यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं। और पोएट साथ में पीपल्स को यह भी बता रहे हैं कि रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल, दे विल रियलाइज द पर्पस ऑफ द लाइफ, कि थोड़ी देर चुप रहोगे तो आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि क्या है पर्पस आपकी लाइफ का, मतलब आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है, आपको ये भी रियलाइज होगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट up to 12 and you keep quiet and I will go। तो जस्ट लाइक जैसे कि जो सीजन्स है अर्थ में, जो सीज़न है वो चेंज होते हैं, जो ठंड है फिर गर्मी आती है फिर वापस से बारिश आती है, ऐसा जो सीजन्स का जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो जैसे पहले कि ठंड में कैसा हमने फर्स्ट पोएम ही पढ़ा था हेज़ी, जो कि विंटर में जो मून है वो कि हेज़ी अपेयर होता है, धुंधला, जो कि जिसकी जो शाइन होती है बहुत ही, आप बोल सकते हो बहुत ही कम होती है, तो उसकी जो शाइन है बहुत कम होती है। फिर धूप के मौसम में वही शाइन कितनी ब्राइट हो जाती है, और ऑटम सीजन में वही कितना अच्छा दिखने, मौसम कितना अच्छा हो जाता है। तो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे हमारे जो भी जैसे नेचर वापस से रीबर्थ हो रहा है, ऐसे ही हमें हमारे मन को भी वापस से रीबर्थ करना है, और हमें शांत रहकर हमारे ह्यूमन सोल को वापस से रीबर्थ करना है, और सोचना है, हमें हैप्पी होना है हमने जो भी अचीव करा है उनके लिए। तो अब पोएट ने आपको ये सब बता दिया कि आपको शांत रहना है, अगर आप शांत रहोगे तो इससे कोई हार्म नहीं होगा एक्वाटिक लाइफ को, ये बहुत ही एक्जॉटिक मोमेंट होगा,
होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, सारे जो पीपल्स है वो एक ही लैंग्वेज बोलेंगे और वो लैंग्वेज होगी यूनिटी की, साइलेंस की। और अगर जब आप करोगे मतलब आप शांत रहोगे तो इससे कोई भी आप वार भी नहीं होगी, तो जो जो ह्यूमैनिटी है, जो कि ब्रदरहुड है, वो भी बना रहेगा। एंड सब सिंगल माइंडेड हो जाएंगे और सब एक ही चीज़ सोचेंगे और फियर भी कम होगा डेथ का। और जैसे अर्थ, यहाँ पे अर्थ का भी एग्जांपल दिया गया है, जैसे अर्थ वापस से खुद को रिबर्थ करती है सीजन्स को, ऐसे आपको भी खुद को रिबर्थ करना है, सोल को। तो यहाँ पे यही पोएट ने बताया। और फिर जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि वो अब वापस से 12 तक काउंट करेंगे और फिर अब आपके ऊपर है, आपको वापस से शांत होना है। और अब पोएट जा रहे हैं, अब ये आपको देखना है कि आपको शांत रहना है कि नहीं रहना। तो लास्ट में मैं आपको इस पोएम का कंक्लूजन बताना चाहूँगा कि ये पोएम मैसेज दे रही है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब यूनिवर्सल भाईचारे का मैसेज दे रही है और शांत रहने का भी मैसेज दे रही है। और यह भी कह रही है कि जो भी हीन भावना है उनको दूर करें, मतलब स्टॉप करें ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्रेशंस को। हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सबको दूर करें हीन भावना को। तो आई होप कि तुमको पूरी पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक पोएम नंबर 4 विच इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जी हाँ, अगर आपने यह वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो आपको यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी फॉर योर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस दी पोएम। सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि पोएट आखिर इस पोएम का है कौन। सो द पोएट ऑफ द पोएम इज जॉन किट्स. John Keats was a British romantic poet. In this poem, he states that the beauty is intransient. Intransient means permanent and give us the same joy again and again. So, now introduction of the poem. So this is very beautiful poem written by a great British romantic poet John Keats. In this poem, he states that the beauty is intransient and give us the same joy again and again. It is an extract from his poem Endymion, which was published in the year of 1818. Endymion is a poetic romance poem. In this poem, he states that the beautiful things are eternal source of joy. So now starts the line-wise explanation of this poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health, and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we breathing, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways, made of for searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं that beautiful things are the eternal source of joy. Eternals means endless source है joy का, मतलब जो beautiful things होती है वो हमेशा हमें सुख आनंद प्रदान करती है। यह जो things होती है ये बहुत ही सुखदायक होती है, बहुत ज़्यादा सूथिंग होती है। एंड जब हम हमारी beautiful things को देखते हैं तो हम कुछ देर के लिए हमारी वरीज को forget कर जाते हैं, मीन्स भूल जाते हैं। As you all know that the pains and sorrows are the unavoidable part of the human life, but जो भी joy, जो भी खुशी, जो भी आनंद हमें ब्यूटीफुल थिंग्स प्रदान करती है, ये सारे पॉल ऑफ डिस्पेयर को हमारी हर्ट से दूर कर देती है कुछ समय के लिए। पॉल ऑफ डिस्पेयर मीन्स कुछ समय के लिए हमारी उदासी जो रहती है हमारे मन में उसे दूर कर देती है। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन। आगे पोएट कहते हैं देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स नेक्स्ट डे, मीन्स हर रोज़ हम अगले दिन एक फ्लावरी बैंड को तैयार करेंगे उन ब्यूटीफुल थिंग से कनेक्ट रहने के लिए। यहाँ पर पोएट इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई सी चीज़ अच्छी लगती है तो हम उससे कनेक्ट रहने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पोएट कह रहे हैं हम ब्यूटीफुल थिंग से कनेक्ट रहने के लिए हर रोज़ अगले दिन उनके लिए एक फ्लावरी बैंड तैयार करेंगे, फ्लावर की माला तैयार करेंगे उन ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पर। तो इस पूरे पैराग्राफ में, स्टेंजा में उन्होंने, पोएट ने यही कहने की कोशिश करी है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उन्हें के पास पावर है कि वो रिमूव कर दे डार्कनेस को और नेगेटिविटी को हमारे हर्ट से।
आगे बढ़ते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair must rose blooms and such too is the grandeur of the domes। तो आगे पोएट बता रहे हैं कि जो नेचर है वो स्टोर हाउस है ब्यूटीफुल थिंग्स का। बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे नेचर में, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज़ हो गया, भले ही वो ओल्ड हो या यंग हो, मीन्स वो भले ही पुराना ट्री हो या यंग ट्री हो। फिर छोटे छोटे घास हो गए जो इवन शिप को भी छाँव दे रहे हैं। फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स में पोएट ने स्पेशली डैफोडिल्स की बात करी है। डैफोडिल्स एक येलो स्मॉल फ्लावर प्लांट होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। रिवर्स हो गए एंड मस्क रोज़ ब्लूम्स। मस्क रोज़ ब्लूम्स मीन्स जो रोज़ में से मस्क की स्मेल आती है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पोएट ने यहाँ पे सारी ब्यूटीफुल थिंग्स को मेंशन करा है कि पोएट के लिए कौन कौन सी चीज़ें एज अ ब्यूटीफुल थिंग्स है जिनको देखकर पोएट को एज अ खुशी होती है। पोएट आगे कह रहे हैं कि ये सारी थिंग्स वेरी फैसिनेटिंग है, मीन्स बहुत ज़्यादा आकर्षक है। यहाँ पर पोएट ने यही कहा है इस पूरे स्टेंजा में। आगे बढ़ते हैं। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। तो इसका मतलब है कि जो पोएट है वो यहाँ पर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अ नेचर जो वर्ल्ड है लिटरेचर का वो भी हमें प्लेजर मीन्स आनंद प्रदान करता है। जो ग्लोरियस अचीवमेंट है हमारे हीरोज़ की आर एज एक्साइटिंग एज देयर फॉल एंड डेथ। उनकी जो टेल्स है, जो उनकी कहानियाँ हैं वो भी हमें आनंद प्रदान करती है। ये टेल ठीक उसी प्रकार है लाइक अ इमोर्टल फाउंटेन ऑफ अ एंडलेस जॉय। दिस टेल्स आर जस्ट लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर्ड टू अस। सो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। सो एट द लास्ट में अब आपको इस पोएम का कंक्लूज़न देना चाहता हूँ कि आखिर हम इस पोएम से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पर पोएम में यही बताना चाहा है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो नेवर फेड्स अवे, कभी हमसे दूर नहीं जाएंगी और ब्यूटीफुल थिंग्स के पास पावर है कि वो रिमूव कर दे डार्कनेस को, नेगेटिविटी को हमारे ह्यूमन लाइफ से। सो आई होप कि तुम्हें यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है फॉर योर एग्जाम। फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक पोएम नंबर 5 विच इज़ अ रोड साइड स्टैंड। अगर आपने यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से देख ली तो आपको यह पोएम क्लियर हो जाएगी फॉर योर एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग दी टाइम लेट डिस्कस दी पोएम। सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर इस पोएम के पोएट है कौन। सो द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट of the 20th century. In this poem, he has sympathetically described the lives of poor people. Also, he gives a message to put an end to the pain and hardships suffered by poor people. Now, let's start the line-wise explanation of the poem. The little old house was out with the little new shed in a front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread, but for of the some money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint, the polished traffic pass with the mind ahead, or if ever aside a moment then out of the sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with the end turned wrong and as turned wrong offered for a sale wild berries in a wooden quartz, or a crook-necked golden squash with the silver warts, or a beauty rest in a beautiful mountain scene, you have the money. But if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery would not be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand, and give us to the life of the moving pictures promise that the party in a power is said to be keeping from us। तो यहाँ पर पोएम स्टार्ट हो रही है जिसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक स्टॉल के बारे में। A small poor farmer has put up the stand outside his house along a highway। वो पुअर फार्मर एक्सपेक्ट कर रहा है पीपल से कि वो रुके और कुछ खरीदे उसकी दुकान से, पर कोई भी पासर
स्टॉप नहीं कर रहा है उसकी कार को कि वो ख़रीदे उसकी बेरीज को और गोल्डन स्क्वैश को। जो पोएट फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं मीन्स जो कार के ऑनर होते हैं वो हमेशा हरी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। उन्हें कोई भी केयर नहीं है कि वो रुके स्टॉल पर और उनके स्टॉल से कुछ खरीदे। अगर कोई रुक भी जा रहा है पास रिच पीपल तो उसे इरिटेटेड फील हो रहा है। जो रिच पीपल होते हैं वो डिनोट करते हैं एक स्टॉल को अगली या अनअट्रैक्टिव स्पॉट की तरह द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में। जो पुअर फार्मर है वो हर्ट हो रहा है उसे इन द वे दैट ही इज ट्रीटेड और इग्नोर्ड। वो तो बस कुछ मनी चाहता है। थर्स यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं उन्हें अपनी मनी को स्टोर नहीं करना चाहिए, उन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए नीड्स पुअर पीपल की। आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these faithful keen are to be bought out and merrifully gathered in to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore. Wily grade good those beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at the night the ancient way. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of breaks, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer prices are. And one did stop, but only to plow up grass in using the yard, to beg and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sail it a gallon of a gas. They couldn't this crossly, they had none, didn't it see? No in a country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't helping owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पुअर पीपल को डिनाई कर रही है। वो कहते हैं कि बिजनेसमैन्स जो है वो भी सेल्फिश है और वो हेल्प कर रहे हैं इन पुअर पीपल्स का इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। जो पोएट है बहुत ज़्यादा दुखी पिटी फील कर रहे हैं फॉर पुअर मैन के लिए जो कि एग्रीली वेट कर रहा है कस्टमर के लिए। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी कार नहीं रुक रही, कुछ कार रुक रही है। वन ऑफ देम हैव टू डिज़ायर टू टेक अ यू टर्न, अनदर टू इंक्वायर अबाउट द वे, अनदर टू आस्क इफ़ ही कैन गेट अ पेट्रोल देयर। द पोएट इज़ वेरी सैड एट द प्लाइट ऑफ द पुअर। आगे पोएट कहते हैं कि जो उम्मीद है पुअर विलेजर्स की वो डार्क है और होपलेस है। He says that money is required for a human progress. It must flow from the city to the rural areas. लास्ट में जो पोएट है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग को डेट इन पीपल्स को किल कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू परमानेंट एंड टू देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज द पोएट थिंक दैट द फेट ऑफ विलेजर्स इज डार्क एंड होपलेस। फर्दर यहाँ पे जो पोएट है वो विश कर रहे हैं कि अब आगे कोई आएगा और इन पुअर पीपल्स की पेन को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आखिर यह पोएम हमें क्या कंक्लूज़न देना चाहती है। जो पोएम है यहाँ पे वो कन्वे कर रही है डीप मीनिंग ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को हमारी इकोनॉमी में, और ये मैसेज भी दे रही है कि अब हम एंड करें, किसको एंड करें, पेन को और हार्डशिप को जो भी सफ़र करा जा रहा है पुअर पीपल के द्वारा। आई होप कि तुम्हें यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है फॉर योर एग्ज़ाम। अगर नहीं हुई हो तो आप वापस से देखिए वीडियो को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस योर क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक लास्ट पोएम विच इज़ आंट जेनिफर्स टाइगर। जी हाँ, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, समझ ली, तो आपको यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस दी पोएम। सबसे पहले पोएम डिस्कस करने से पहले अबाउट द पोएट जान लेते हैं कि आखिर पोएम लिखी किसने है। सो द पोएट ऑफ द पोएम इज
Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in USA. She is widely known for her involvement in the contemporary women's movement as the poet and theorist. In this poem, she addresses the problem which is faced by a married woman, and she has tried to explore the inner feelings of a woman who is living her life under the dominance of a man. So, now start the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they peace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needles hard to pull. The massive weight of the uncle wedding band she heavily upon Aunt Jennifer's hand. सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स मीनिंग के डिस्कस कर लेते हैं। प्रैंस का मतलब होता है वॉकिंग एनर्जेटिकली। टोपैज का मतलब होता है शाइनी येलो क्रिस्टल। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन्स मीन्स फॉरेस्ट। डेनिजन्स मतलब कोई सा भी पर्सन, एनिमल और प्लांट जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में रह रहा है। बेनेथ द ट्री मीन्स ट्री के नीचे। पेस मीन्स गति, चाल या कदम। स्लीक मीन्स शूरवीर एंड शिवैलरिक सर्टेनिटी मीन्स निश्चित रूप से। फ्लटरिंग मीन्स नर्वस एंड टेरिफाइड मीन्स अफ्रेड। सबसे पहले तो जो पोएम है वो बिगनिंग हो रही है जिसमें जो आंट जेनिफर्स है वो हमें बता रही है टाइगर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। जो टाइगर्स है वो वॉक कर रहे हैं एनर्जेटिकली ऑन अ स्क्रीन पर। मतलब स्क्रीन अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा गया है। जैसे जैसे हम पोएम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से स्क्रीन की बात हो रही है। अभी आप फिलहाल यहाँ पर इतना समझे कि जो टाइगर्स है वो एनर्जेटिकली वॉक कर रहे हैं ऑन अ स्क्रीन। टोपैज का मतलब है कि जो टाइगर्स है वो बहुत ही ब्राइट है। जैसे आपने टाइगर्स को देखा ही होगा, नहीं भी देखा है तो स्क्रीन पर जैसे आपको दिख रहे होंगे टाइगर्स के ऊपर ब्राइट येलो क्रिस्टल, शाइनी येलो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनके लुकों को कितना अच्छा कर देते हैं, वही यहाँ पे बात हो रही है। जो टाइगर्स है वो कहाँ के रहने वाले, फॉरेस्ट के रहने वाले। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट। और वो जो टाइगर है उन्हें किसी भी मैन का भी डर नहीं है और वो बिल्कुल शूरवीर की तरह, जैसे शूरवीर चलते हैं उसी प्रकार से शूरवीर की तरह अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं बिना डरे। तो यहाँ पे हमें आंट जेनिफर्स ने टाइगर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। सेकेंड स्टेंजा में जो आंट जेनिफर्स है वो बता रही हैं कि वो टाइगर्स को क्रिएट कर रही है। टाइगर्स को कहाँ पर क्रिएट कर रही है, अब पैनल पर क्रिएट कर रही है और ऑन अ वुलन क्लॉथ पर क्रिएट कर रही है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इवोरी नीडल की हेल्प से। जिस प्रकार से आपकी जो दादी होती है वो ठंड के मौसम में कपड़े सिलते हैं विद द हेल्प ऑफ इवोरी नीडल, ठीक उसी प्रकार से जो आंट जेनिफर्स है वो भी इवोरी नीडल की हेल्प से पैनल पर और ऑन वुलन क्लॉथ पर टाइगर्स का ड्राइंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ एवोरी निडल की हेल्प से। और वो फिगर बना रही है फियरलेस वाला या एनर्जेटिक टाइगर्स का जो कि रोम कर रहे हैं फ्रीली ऑन द फॉरेस्ट। अब मुझे होप है कि तुम्हें स्क्रीन का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्क्रीन मीन्स जिस पेंटिंग पर वो टाइगर क्रिएट कर रही है उस स्क्रीन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें आंट जेनिफर्स बताना क्या चाह रही है? आंट जेनिफर्स हमें एक्चुअली यहाँ पे यह बताना चाह रही है कि वो लाइफ जी रही है अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड। जो पैटर्न है ब्राइट टाइगर्स का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी इनर डिज़ायर को कि उन्हें लाइफ चाहिए फ्रीडम वाली, कि वो अब फ्रीडम वाली लाइफ चाहती हैं। फर्दर यहाँ पे जो पोएटेस है वो कह रही हैं कि जो आंट जेनिफर्स है वो ज़्यादा ओल्ड है, वीक है, डेट्स वाई उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग कर रही है जब वो ड्राइंग बना रही है। उनकी जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग के साथ ट्रैम्बलिंग भी कर रही है जब वो टाइगर बना रही हैं। और उनके जो हस्बैंड है वो भी उनसे बहुत ज़्यादा हार्श है, उनके प्रति बहुत कठोर है। दैट्स वाई दे शी इज़ स्केयर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयडरी टू। और यहाँ पे जो मैसिव वेट है अंकल्स वेडिंग बैंड का वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो यह सिग्निफाई कर रहा है कि जो बर्डन है मैरिज का उसे उन्हें एग्जॉस्टेड करके रख दिया है। मतलब अब वो बिल्कुल मैरिज से तंग आ गई है, उनकी उनकी पर जो बर्डन है उनकी मैरिज का उन्हें पूरा नष्ट करके रख दिया है। आगे बढ़ते हैं पोएम में। When aunt is dead, her terrified hands will still ringed with the ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. फर्दर यहाँ पे जो पोएटेस है वो बता रही हैं कि जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स थे, टेरिफाइड मीन्स जो अफ्रेड हैंड्स थे, वो बता देंगे कि उन्होंने कैसी अनहैप्पी लाइफ जी है। पर जो उनके द्वारा जो टाइगर्स क्रिएट करे गए हैं वो रोमली, फ्रीली, हैप्पीली, फियरलेसली अपनी लाइफ को जिएंगे।
थस यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोएटेस है उन्होंने वेल प्रेजेंट करा है एक आयरनी को आंस क्रिएशन की, डेट इज जो टाइगर जो उनके द्वारा क्रिएट करे गए और हैंड जो उनकी इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो लाइफ जीना चाहती है टू गेट फ्रीडम इन हर लाइफ। ऑन द अदर हैंड शी वॉज लिविंग अ लाइफ अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड मेन। यहाँ पे हमारी पोएम खत्म हो जाती है। बिल्कुल छोटी सी पोएम थी। आई होप कि तुम्हें समझ में आई गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप एक बार वापस से रिकैप करके देखिए, पूरी समझ में आ जाएगी। मैंने कोशिश करी है कि मैं 5 मिनट में तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।